कहानी की शुरुआत एक एलियन से होती है जो पृथ्वी पर आकर एक डिवाइस में रखा काला तरल पदार्थ पी लेता है, जिसे पीते ही उसका शरीर घुलने लगता है और वह पास के झरने में गिर जाता है। उसके इन्हीं छोटे कणों से आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद कहानी वर्तमान में पहुंचती है, जहां एलिजाबेथ और चार्ली नाम के दो वैज्ञानिक इंसानों के पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने ने इंसान को बनाया है, जिनके सुराग उन्हें एक गुफा की प्राचीन दीवारों पर बने अजीब चित्रों में मिलते हैं। इस खोज को पूरा करने के लिए वे एक बड़ी कंपनी की मदद से एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर एक दूर के चंद्रमा की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके साथ डेविड नाम का एक एडवांस रोबोट भी होता है, जो लंबी और गहरी यात्रा के बाद ठीक 2 साल बाद सबको हाइपर एस्ट्राइड चैम्बर से बाहर जगाता है, क्योंकि अब वे अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं। अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की जमीन पर उतरते ही सभी अपने ऑक्सीजन सूट पहनते हैं, भारी भरकम ट्रकों में सवार होकर बाहर निकलते हैं और तेजी से सामने नजर आ रहे एक विशाल कृत्रिम ढांचे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे देखते ही सब हैरान रह जाते हैं कि यह किसी अज्ञात ताकत ने बनाया है। जब वे उस रहस्यमयी ढांचे के अंदर कदम रखते हैं तो उनके सूट पर लगे कैमरों के जरिए यान का कैप्टन जानिक उन पर लगातार नजर बनाए रखता है, जबकि उनके साथ आए 2 जियोलॉजिस्ट रास्ते में छोटे छोटे मैपिंग डिवाइस छोड़ते हैं, जो पल पल में उस गुफा का पूरा 3D नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। उस गुफा के स्ट्रक्चर को देखकर यान में बैठी मिशन की मालकिन मेरिडिथ और कैप्टन दोनों अचंभित रह जाते हैं। जैसे ही खोजकर्ता उस रहस्यमयी गुफा के भीतर आगे बढ़ते हैं, वे एक ऐसे बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां पानी टपक रहा होता है और चार्ली को हवा महसूस होने पर लगता है कि वहां बिना मास्क के भी सांस ली जा सकती है। इसलिए वह अपना हेलमेट उतार देता है, जिसे देखकर बाकी सब भी बिना डरे अपने हेलमेट हटा लेते हैं। वे आगे की खोजबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी डेविड को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें वह अपनी बुद्धिमत्ता से एक्टिव कर देता है। और तभी अचानक वहां इंसानों जैसी कुछ परछाइयां तेजी से भागती हुई नजर आती हैं। वे सब फौरन उनका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वे परछाइयां अचानक गायब हो जाती हैं और उन्हें वहां एक विशाल एलियन का मृत शरीर मिलता है। यह भयानक मंजर देखकर फिफिल्ड और उसका साथी घबरा जाते हैं और वापस जहाज की तरफ लौटने के लिए कहता है, क्योंकि वे एलियंस के नहीं बल्कि महज चट्टानों के वैज्ञानिक होते हैं, और अपने साथी मिलबर्न के साथ शिप की ओर वापस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड अपनी तकनीक से एक बंद दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर उन्हें उसी एलियन का एक कटा हुआ सिर मिलता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस मरे हुए शरीर को 2000 साल बीत चुके होते हैं, फिर भी उसका सिर एकदम सुरक्षित और ताजा होता है। इसके अलावा उन्हें कमरे के अंदर कुछ अजीबोगरीब रचनाएं और ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे काले तरल पदार्थ में बदलने लगते हैं। और तभी एलिजाबेथ को ऐसा अंदेशा होता है कि शायद उनके वहां आने से ही उस जगह का वातावरण बदल रहा है, इसलिए वे फौरन उस एलियन के सिर को सुरक्षित उठाकर जहाज की तरफ लौटने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी डेविड चुपके से वहां रखा एक खास काला पत्थर अपने साथ छुपाकर उठा लेता है। और इसी बीच शिप से अनाउंसमेंट होती है कि एक खतरनाक तूफान तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए सभी तुरंत वापस लौटें। सारे खोजकर्ता फौरन ट्रकों में सवार होकर भागते हैं और तूफान ठीक उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी शिप के गेट पर पहुंचते ही वह एलियन का सिर अचानक नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में एलिजाबेथ तूफान की चपेट में आ जाती है और उसे बचाने के लिए चार्ली भी दौड़ पड़ता है। लेकिन तूफान इतना भयानक होता है कि दोनों एक जगह फंसकर बेबस हो जाते हैं। तभी रोबोट डेविड एक चेन की मदद से उन दोनों को खींचकर शिप के अंदर सुरक्षित बचा लेता है। उधर कैप्टन को जब पता चलता है कि जियोलॉजिस्ट फिफिल्ड और उसका साथी मिलबर्न अभी तक शिप में नहीं पहुंच पाए और उसी बड़ी गुफा के अंदर कहीं भटक गए हैं, तो वह उन्हें तूफान थमने तक वहीं सुरक्षित रहने को कहता है। शिप के अंदर आते ही वैज्ञानिक उस एलियन के सिर से सारे कीटाणु साफ करते हैं और जब वे उसे अच्छी तरह साफ कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह असल में कोई खोपड़ी नहीं बल्कि एक एडवांस हेलमेट है। जिसके बाद वे डेविड को उस हेलमेट को खोलने का निर्देश देते हैं और जैसे ही हेलमेट खुलता है उसके अंदर से बिल्कुल इंसानों जैसी बनावट वाला एक एलियन का चेहरा निकलकर सामने आता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एलिजाबेथ को जब यह समझ आता है कि उस एलियन का सिर अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है, तो वैज्ञानिकली उस सिर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जोड़ देती है और जैसे ही वे उसकी पावर बढ़ाते हैं वह सिर अचानक
अचानक हिलने लगता है। यह देख वे घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डिवाइस बंद नहीं होता तो वे उसे एक कांच के बक्से में बंद करके उसमें धुआं छोड़ देते हैं, जिससे चंद सेकंडों में वह सिर फट जाता है और सभी बुरी तरह दंग रह जाते हैं। इस बीच डेविड छुपकर मिशन के बुजुर्ग मालिक पीटर वेस्टलैंड से कॉल पर गुप्त बात करता है और फिर उस एलियन काले पत्थर को खोलता है जिसके अंदर से एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। डेविड अपनी उंगली पर उस लिक्विड को रखकर गौर से देखता है कि उसमें छोटे छोटे जीव तैर रहे हैं और फिर वह चालाकी से चार्ली के पास जाकर बातों बातों में उसे वाइन का एक गिलास देता है और चुपचाप अपनी उंगली में लगा वह खतरनाक पदार्थ उस वाइन में मिला देता है, जिसे चार्ली बिना कुछ सोचे समझे पी जाता है। उधर एलिजाबेथ लैब में उस एलियन के खून को इंसानी खून से मैच करके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि दोनों का डीएनए और खून आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरी तरफ गुफा में फंसे फिफिल्ड और मिलबर्न भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ढेरों एलियंस के मृत शरीर पड़े होते हैं। तभी यान से कैप्टन उन्हें जानकारी देता है कि रडार पर उनसे मात्र 1000 मीटर की दूरी पर कोई जिंदा चीज घूम रही है। यह सुनते ही डर के मारे वे दोनों तुरंत उल्टे पांव भागकर दूसरी दिशा में निकल पड़ते हैं। इधर शिप पर एलिजाबेथ इस बात पर गहराई से सोच रही होती है कि आखिर इन एलियन रचनाकारों की मौत कैसे हुई। तभी वहां चार्ली आ जाता है और एलिजाबेथ उसे खुशी खुशी बताती है कि यही वे लोग हैं जिनकी तलाश में वे इतनी दूर आए हैं और ये ही हमारे असली पूर्वज हैं। ये बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ थका हारा कैप्टन भी अपने कमरे में सोने चला जाता है। उधर गुफा में फंसे फिफिल्ड और मिलबर्न भटकते भटकते ठीक उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां से डेविड ने वह काला पत्थर चुराया था और तभी उन्हें वहां एक कोबरा जैसे अजीब और खतरनाक सांप जैसा जीव दिखाई देता है। वे तुरंत कैप्टन को इसकी खबर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन गहरी नींद में सो चुका होता है और नादानी में मिलबर्न उस जीव को प्यार से छूने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह जीव थोड़ा डरता है, लेकिन जैसे ही मिलबर्न उसे दोबारा टच करता है वह बिजली की तेजी से उसके हाथ को कसकर जकड़ लेता है और जब फिफिल्ड डरकर चाकू से उस जीव को बीच से काटता है तो अगले ही पल उसका कटा हुआ हिस्सा एक नए सिर में बदल जाता है और वह गुस्से में फिफिल्ड के सूट को चीरता हुआ सीधे उसके मुंह के रास्ते अंदर घुस जाता है। जबकि दूसरी तरफ उस जीव के शरीर से निकले तेजाब की वजह से फिफिल्ड की भी तुरंत दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह चार्ली की आंखें अजीब तरह से लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों के भीतर कोई जीवित कीड़ा रेंगता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन वह नजरअंदाज करके कप्तान की आवाज सुनकर बाकी टीम के पास जाता है, क्योंकि कैप्टन फिफिल्ड और मिलबर्न की तलाश में एक रेस्क्यू टीम लेकर बाहर निकलता है। जबकि शातिर डेविड चुपके से अकेले दूसरी दिशा में निकल पड़ता है और मेरेडिथ मॉनिटर के जरिए उस पर कड़ी नजर रख रही होती है। डेविड वहां एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जहां उसे हजारों काले पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं और फिर एक दूसरा दरवाजा पार करके जैसे ही वह अंदर जाता है वह किसी को अपनी हरकतें न दिखे इसलिए अपने सूट का कैमरा बंद कर देता है, जहां उसे एक विशाल गोल नियंत्रण कक्ष दिखाई देता है। इसी बीच चार्ली की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है और खोजबीन कर रही टीम को आखिरकार मिलबर्न की लाश मिल जाती है। तभी अचानक उसके मृत शरीर के अंदर से वही खतरनाक सांप जैसा जीव बाहर निकलकर तेजी से गायब हो जाता है और इधर दर्द से बेहाल चार्ली को लेकर साथी लोग फौरन शिप की तरफ भागते हैं। इस पूरे ड्रामे को मेरेडिथ अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रही होती है। जैसे ही वे शिप के गेट पर पहुंचते हैं, इन्फेक्शन के डर से मेरेडिथ चार्ली को अंदर आने से सख्त मना कर देती है और भले ही कैप्टन उसे एक आइसोलेशन चैम्बर में रखने की सलाह देता है, लेकिन चार्ली खुद अकेले में चला जाता है और मौका मिलते ही मेरेडिथ एक फ्लेम थ्रोवर से चार्ली को जिंदा जलाकर मार डालती है ताकि यह अज्ञात संक्रमण पूरे जहाज में न फैले। अपने प्यार को इस तरह तड़प तड़प कर मरते देख एलिजाबेथ बुरी तरह टूट जाती है। उधर डेविड को उस एलियन ढांचे के भीतर अजीब अंडा जैसा चीज दिखाई देता है, जिसे छूते ही वहां फिर से वही पुरानी परछाइयां के रूप में उभरने लगती हैं, जो एक खास यंत्र बजाकर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा और आकाश गंगाओं की रचना दिखाने लगती हैं। यह नजारा देखकर डेविड खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी अचानक वह प्रोग्राम बंद हो जाता है और डेविड की नजर चैम्बर के अंदर गहरी नींद में सो रहे एक जिंदा एलियन पर पड़ती है। इधर जहाज पर जब एलिजाबेथ को होश आता है तो उसके पास डेविड खड़ा होता है और उसे बताता है कि वह 3 महीने से गर्भवती है। यह सुनकर एलिजाबेथ दंग रह जाती है और तुरंत कहती है कि उसने तो मात्र 10 घंटे पहले ही चार्ली के साथ संबंध बनाया था, ऐसे में 3 महीने का गर्भ कैसे मुमकिन है।
जब एलिजाबेथ उस अजीब बच्चे को तुरंत अपने पेट से बाहर निकलवाने की जिद करती है तो शातिर डेविड उसकी बात अनसुनी करके उसे दर्द कम करने का एक इंजेक्शन लगा देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा साथी चांस आकर एलिजाबेथ को उठाने की कोशिश करता है तो एलिजाबेथ चालाकी से उसे चकमा देती है और मेडिकल रूम में जाकर एक ऑटोमेटिक लेजर सर्जरी मशीन को सर्जरी करने का कमांड देकर अंदर लेट जाती है, जो उसके पेट को चीर कर अंदर से एक खौफनाक ऑक्टोपस जैसा अजीब और हिलता डुलता जीव बाहर निकाल देती है। इसके बाद दर्द से कराहती एलिजाबेथ खुद अपने पेट पर स्टेपलर जैसी मशीन से टांके लगाती है, उस चैम्बर से बाहर निकलकर शीशे के दरवाजे को लॉक कर देती है और अंदर उस राक्षसी जीव पर गैस छोड़कर उसे बंद कर देती है। इसी बीच जहाज के बाहर कैप्टन सबको बताता है कि गायब हुआ फिफिल्ड लौट आया है और शिप के बाहरी हिस्से के पास घूम रहा है। ये सुनते ही एक सुरक्षा गार्ड उसे देखने जाता है, लेकिन म्यूटेंट बन चुका भयानक फिफिल्ड अचानक उस पर और बाकी गार्ड्स पर जानलेवा हमला कर देता है। ये सब देख कैप्टन फुर्ती से अपना ऑक्सीजन सूट पहनता है और जब गोलियों से भी फिफिल्ड नहीं मरता तो गार्ड्स उसके ऊपर एक भारी भरकम गाड़ी चढ़ा देते हैं और मौका पाकर कैप्टन एक फ्लेमथ्रोवर से उस पर आग का फेंक कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वही दर्द और कमजोरी से जूझती एलिजाबेथ दर्द निवारक इंजेक्शन लगाकर सीधे उस गुप्त कमरे में पहुंचती है जहां इस पूरी अरबों की खोज का मुख्य मालिक बूढ़ा और बीमार पीटर वेस्टलैंड छुपा बैठा होता है, जिसके लिए एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम काम कर रही थी। पीटर का अंधविश्वास था कि जिन इंजीनियर रचनाकारों ने इंसानों को बनाया है वे ही उसकी मौत को टालकर उसे अमर कर सकते हैं, क्योंकि वह बुढ़ापे की अंतिम अवस्था पर था। जब एलिजाबेथ उसे समझाती है कि यहाँ हालात वैसी नहीं है जैसी वे कल्पना कर रहे थे, और तभी कैप्टन एलिजाबेथ के पास पहुंचता है जो चेतावनी देता है कि अब हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए हमें चुपचाप घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ जिद करती है कि उनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है जिससे हमें जवाब मिल सकते हैं। उधर डेविड बूढ़े पीटर को चलने फिरने वाला एक रोबोटिक सूट पहनाकर तैयार करता है, जिसे देख उसकी अपनी बेटी मेरिडिथ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और समझाती है कि हर इंसान और जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमर होने की लालच में अंधे हो चुके पीटर किसी की एक नहीं सुनते और सबको उस एलियन स्पेसशिप की तरफ चलने का आदेश देते हैं। जैसे ही वे सब उस विशाल गुफा के भीतर पहुंचते हैं, कैप्टन उस जगह के नियंत्रण कक्ष के नक्शे को बारीकी से समझ जाता है और दंग रह जाता है कि यह कोई आम गुफा नहीं बल्कि एक खतरनाक और शक्तिशाली अंतरिक्ष यान है। और तभी डेविड उस प्राचीन कंसोल पर एक बांसुरी जैसी डिवाइस बजाकर सबको बताता है कि ये लोग अपने इस विशाल जहाज में खतरनाक काले पदार्थों के साथ सीधे पृथ्वी पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ी हादसा हो जाने की वजह से इनकी योजना फेल हो गई। जैसे ही डेविड उस प्राचीन चैम्बर का दरवाजा खोलता है, वह सोया हुआ एलियन धीरे धीरे बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और तब बुढ़ा पीटर डेविड से कहता है कि इसे समझाओ कि हम इसके क्रिएटर हैं और अमर होना चाहते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ बीच में बोल पड़ती है कि यह जानने की कोशिश करो कि ये लोग आखिरकार कहां से आए हैं। ये सुन पीटर उसका मुंह बंद करवा देता है। डेविड एलियन को पीटर की बात ट्रांसलेट करके बताता है, लेकिन वह एलियन अचानक गुस्से में आ जाता है और एक ही झटके में डेविड का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर बूढ़े पीटर को और बाकी लोगों को बुरी तरह मारकर दूर फेंक देता है। यह खौफनाक मंजर देख एलिजाबेथ जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलती है। बाहर मॉनिटर पर अपने पिता की दर्दनाक मौत का यह नजारा देख मेरिडिथ तुरंत घर वापस लौटने का आदेश देती है, जबकि वह एलियन उस विशाल अंतरिक्ष यान के कंट्रोल करने की तैयारी करता है। सिस्टम सेटअप करके उसे उड़ाने की तैयारी करता है और अपना हेलमेट पहनकर यान को एक्टिव कर देता है। इधर एलिजाबेथ जैसे ही उस गुफा यान से बाहर निकलती है, एलियन शिप के उड़ते ही पूरी धरती तेजी से हिलने लगती है और वह फौरन कैप्टन को चेतावनी देती है कि हमें हर हाल में इस जहाज को रोकना होगा, क्योंकि यह सीधे हमारी पृथ्वी को तबाह करने जा रहा है। और यह कहकर वह वहां से भागने लगती है। कैप्टन सोच समझकर बिना एक पल गंवाए मेरिडिथ को एक छोटे एस्केप पॉड में भाग जाने को कहता है और खुद अपने 2 वफादार पायलटों के साथ अपने अंतरिक्ष यान को सीधे उस एलियन शिप की तरफ पूरी रफ्तार से भिड़ा देता है। इस भीषण टक्कर से दोनों जहाजों में भयंकर धमाका होता है और वह एलियन शिप आसमान से सीधा नीचे जमीन पर आ गिरता है। इस तबाही के गिरते हुए मलबे के बीच से एलिजाबेथ तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरिडिथ उस विशाल गिरते हुए मलबे के नीचे दबकर बुरी तरह कुचली जाती है और मलबे के नीचे दबने से बाल बाल बचने के बाद एलिजाबेथ तेजी से कैप्टन के छोड़े गए उस छोटे एस्केप पॉड के अंदर दाखिल होती है ताकि वह चैन की सांस ले सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती
आती है उसे किसी के होने का एहसास होता है और वह हाथ में हथियार लेकर एक बंद दरवाजे के पास पहुंचती है। तभी अचानक वही खतरनाक ऑक्टोपस जैसा जीव उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसी पल वो विशालकाय एलियन भी गुस्से में वहां आ पहुंचता है और एलिजाबेथ को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। अपनी जान खतरे में देख एलिजाबेथ उस ऑक्टोपस वाले कमरे का मुख्य दरवाजा खोल देती है, जिससे वह बड़ा हुआ ऑक्टोपस सीधा उस एलियन पर झपट पड़ता है और उसे कसकर दबोच लेता है। एलिजाबेथ मौका पाकर कैसे भी करके वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकलती है, जबकि वह एलियन उस भयानक ऑक्टोपस के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह नहीं बच पाता और वहीं दम तोड़ देता है। इस सब तबाही के बीच एलिजाबेथ अपने मरे हुए साथी चार्ली को याद करके रो रही होती है कि तभी अचानक उसे टूटे हुए रोबोट डेविड की आवाज सुनाई देती है, जो उससे मदद की भीख मांगता है, क्योंकि बिना उसकी मदद के उस अनजाने ग्रह से निकलना नामुमकिन था। डेविड उसे याद दिलाता है कि उस बेस पर अभी और भी कई अंतरिक्ष यान सुरक्षित रखे हैं जिन्हें वह आसानी से चला सकता है। यह सुनकर एलिजाबेथ डेविड से कहती है कि वह उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने के बजाय सीधे उन एलियंस के ग्रह पर ले चले, जिसके बाद एलिजाबेथ उस कटी हालत में पड़े डेविड के धड़ को और उसके सिर को उठाकर दूसरे एलियन जहाज की तरफ ले जाती है और दोनों उस वीरान चंद्रमा से हमेशा के लिए रवाना हो जाते हैं।